आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंस एंड फॉल इन एल्डरली, बैलेंस एंड फॉल इन जेरिएट्रिक पॉपुलेशन। Balance and fall in geriatric population. Everybody fall regardless of age, experiences all throughout the life. ये तो हम सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि लाजमी नहीं है कि जेरिएट्रिक पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ रिस्क का फाल पे होती है, बल्कि किसी भी एज के जो मेंबर्स हैं वो ये रिस्क पे हो सकते हैं, फाल के रिस्क पे। In children and young adults are of minor consequences. Fall in elderly are the major cause of morbidity and mortality. दी कॉन्सिक्वेंसेस, जब भी फॉल होगी जो लीड करती है एल्डरली पॉपुलेशंस में किसी न किसी मॉर्बिडिटी को या फिर मोर्टेलिटी को, ये दो कॉन्सिक्वेंसेस में हमें मिलते हैं एल्डर पॉपुलेशंस में। एक्सटेंडिंग माइनर इंजरी टू दी सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड इवन डेथ। वही फॉल की वजह से कोई माइनर इंजरी भी आ सकती है या फिर सिग्निफिकेंट लॉस भी हो सकता है, किसी मेजर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है ड्यू टू फॉल। और अगर हम एल्डर पॉपुलेशंस को कंपेयर करें चिल्ड्रन या यंग के साथ, अगर उनमें फॉल होता है तो उनमें हमें इतने कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिल रहे होते, उनको माइनर इंजरीज ही होती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉल्स, मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। दो ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिल सकते हैं जेरिएट्रिक पॉपुलेशन में, मॉर्बिडिटी या फिर मॉर्टेलिटी। इसके अब मॉर्बिडिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो सकती है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, जॉइंट डिस्टॉर्शन है, जॉइंट डिसलोकेशन, जॉइंट सबलक्सेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ होंगी। इन 1994 एस्टिमेटेड फॉल रिलेटेड इंजरी कॉस्ट वाज 20.2 बिलियंस। अब हम कुछ स्टेटिस्टिक्स देखेंगे। 15% फॉल्स की वजह से सीरियस इंजरी होती है। लीडिंग काज ऑफ मॉर्टेलिटी ड्यू टू इंजरी इन ओवर 75 ईयर्स, 75 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनमें मोस्टली जो मॉर्टेलिटी की काज है वो फॉल ही है। 5% फॉल रिजल्ट इन फ्रैक्चर, 1% ऑफ हिप, 1/3 हिप फ्रैक्चर्स कैन नो लॉन्गर लिव इंडिपेंडेंटली एंड 25% आर डेड एट 6 months। 14,000 पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम दी हिप फ्रैक्चर। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, राइट साइड पे जो पिक्चर है वहाँ पे हिप का फ्रैक्चर है, ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर, इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर भी इसे कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे जो है उसमें हम देख सकते हैं मैकेनिज्म है फॉल का। फॉल रेट बाय द एज ग्रुप परसेंट पर ईयर, जैसे हमने देखा कि 75% में ज़्यादातर फॉल्स जो है वो मोर्टेलिटी को लीड करती है और फॉल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है। तो अब हम एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं फॉल के। 65 से 69 ईयर एज वालों में 22.4% फॉल है। 70 से 74 ईयर उनमें जो फॉल की परसेंटेज है 27.9%। 75 टू 79 ईयर उनमें 31.4%। 80 टू 84 में 39.6% फॉल्स होती है। मोर देन 85 ईयर में 35.2%। जिसमें हम देख सकते हैं जैसे जैसे एज ज़्यादा हो रही है वैसे जो फॉल की परसेंटेज है वो ज़्यादा हो रही है। अब हम देखेंगे फॉल के आउटकम्स। अच्छा, इसमें हम देखें तो जब भी फॉल होता है तो फॉल का कोई ना कोई रीज़न होगा। उसके रीजंस इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक में पेशेंट से रिलेटेड आ जाएंगे फैक्टर्स हमारे पास, जैसे पेशेंट की एज हो गई, उसका कोई वेस्टिबुलर सिस्टम बैलेंस जो कंट्रोल करता है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आ गई, प्रोप्रियोसेप्शन जो है उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ गई, या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे होम हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल रिलेटेड। अच्छा, अगर जब भी होगा तो इनमें इंजरीज़ होंगी। इंजरीज़ अब कौन कौन सी हो सकती है? फॉल के जो आउटकम्स हैं वो ये बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड उनकी इंजरीज़। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ड्यू टू फियर ऑफ फॉल, और डिसेबिलिटी, रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। काजेज वही मल्टीफेसिटेड है फॉल्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं इसमें। पहले हम देखेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर्स को जो कि होस्ट रिलेटेड होते हैं। एक्यूट कंडीशंस हो सकती हैं कोई भी, उस पेशेंट की, उस इंडिविजुअल की। क्रोनिक कोई कंडीशंस हो सकती हैं। मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एक्यूट एंड क्रोनिक कंडीशंस, मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स में हो सकता है उसका थोड़ा फॉल का मसला आ रहा हो, मतलब बैलेंस डिस्टर्ब होने की वजह से। एक्टिविटी और बिहेवियरल भी हो सकते हैं। अच्छा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कोई इन्वायरमेंटल रिलेटेड सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर फ्लोर की कंडीशन ठीक नहीं है, प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, ऑफन मल्टीफैक्टोरियल, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स विद सवियर ओए ऑफ द नी, मतलब लाजमी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक की वजह से उसमें फॉल के रिस्क होंगे, बल्कि अगर डायबिटिक प्लस ओए भी उसे है तो उसमें फॉल के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, और विजन में अगर कोई इम्पेयरमेंट आ गई तो, जैसे कि एज के साथ साथ होती भी है, स्पेशली जो म्यूकुला कंपोनेंट होता है आई का, उसकी डिजनरेशन हो जाती है जिसकी वजह से जो सेंट्रल विजन होती है वो ब्लर हो जाती है। तो ये चीज़ भी लीड करती है फॉल को।
डिजीजेस कैन काज फॉल एंड कैन बी क्लासिफाइड बाय द ऑर्गन सिस्टम। अब हम सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे किसकी सिस्टम की कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें फॉल हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड देखेंगे कुछ कंडीशंस, कार्डियोवास्कुलर की देखेंगे, मस्कुलोस्केलेटल की कंडीशंस आ जाएंगी और फुट की कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। पहला सिस्टम है हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉल्स। अब न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं फॉल में? इम्पेयर्ड सेंसरी इनपुट, सबसे पहला पॉइंट। अब सेंसरी इनपुट या तो विजुअल हमारा हो सकता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है मैकुलर डीजनरेशन की वजह से, जिसकी वजह से सेंट्रल विजन जो होती है वो ब्लर हो जाती है। इसी तरह वेस्टिबुलर, जो कि ब्रेन का हमारा पार्ट है, जो कि कंट्रोल करता है हमारी पोजिशनिंग को, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ लीड करेगी बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। प्रोप्रियोसेप्शन, जो कि सेंस ऑफ पोजीशन होती है हमारी जॉइंट्स की, हमारे बॉडी पार्ट्स की, वो अगर इम्पेयर्ड हो गई, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स में होता है, उनकी प्रोप्रियोसेप्शन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फॉल के चांसेस उनमें ज़्यादा हो सकते हैं। तो सेंसरी इनपुट में हमारे पास 3 सेंसरी इनपुट्स आई हैं। सबसे पहले तो विजन रिलेटेड, सेकंड वेस्टिबुलर रिलेटेड और थर्ड क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन रिलेटेड। अच्छा, सेंसरी के बाद है हमारे पास मोटर वीकनेस या फिर मोटर कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि स्ट्रोक और पार्किंसन की डिजीज़ में होता है सेरिबेलर इटसेल्फ, ये भी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलर डिसऑर्डर्स में हमें एटेक्सिया की वजह से भी फॉल मिल रहे होते हैं। कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, जिनमें कंप्रीहेंशन ही नहीं हो सकती, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकती, तो उनमें भी फॉल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड सिस्टम है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कंट्रीब्यूटिंग टू फॉल। इसमें 2 ही कंडीशंस आती हैं कार्डियोवास्कुलर की, एरिथमियाज लीड करते हैं फॉल्स को और सीवियर पेरिफेरल एडिमा। थर्ड सिस्टम है हमारे पास एमएसके, मस्कुलोस्केलेटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉल। इसमें जॉइंट पेन की वजह से पेशेंट जो होगा वो वेट बेयरिंग नहीं कर सकेगा और माइट पॉसिबल फॉल कर जाए। प्रीवियस फैक्टर्स, अगर किसी में प्रीवियस हिस्ट्री है फ्रैक्चर्स की, तो उनमें भी हो सकता है कि फॉल के चांसेस ज़्यादा हों। स्केलेटल और जॉइंट डिफॉर्मिटीज़, अनस्टेबल अगर कोई जॉइंट है, जैसे सबलक्सेशन या डिसलोकेशन अगर हुई भी है, तो वो चीज़ भी लीड कर सकती है फॉल्स को। स्पाइन का अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसमें भी न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से फॉल्स मिल सकते हैं हमें न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। नेक्स्ट है और लास्ट हमारे पास फुट डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। फुट रिलेटेड कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि रीज़न बनती है फॉल के। तो इसमें कोई भी फुट की पेनफुल कंडीशन आ गई, जैसे पेस्केवस है, पेस्प्लेनस है, या हमारे पास जो इक्वेनस फुट होता है, इक्वेनस डिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें लीड कर सकती हैं जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ में। सॉरी, ये आएगा इक्वेनस डिफॉर्मिटी होगी। तो इसी तरह ये हेलिक्स वेलगस, हेलिक्स, कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा। और इम्प्रॉपरली फिटेड रिस्की शूज़, जैसे कि स्लिपरी सोल्स हो सकती हैं, हाई स्पाइक्ड हील्स हो सकती है, ये भी चीज़ लीड करती है फॉल्स को। सेंसरी फैक्टर्स देखेंगे विजन रिलेटेड। अच्छा, विजुअल एक्यूटी जो है वो एज के साथ साथ कम हो जाती है। एबिलिटी टू डिटेक्ट सब्टल डिफरेंस इन शेप्स डिक्लाइन। सेकेंड चीज़ क्या होती है विजन रिलेटेड? जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी होती है वो भी विद एज डिक्लाइन कर जाती है। डिक्रीज एक्यूटी इन लो लाइटनिंग, डिक्लाइंस इन लाइट सेंसिटिविटी, डिक्लाइन इन कलर सेंसिटिविटी, ये सब चेंजेस हैं विद एज, जो कि हमारी आई में विजन में होती हैं। डिक्रीज डेप्थ परसेप्शन विद एज, ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द ग्लेयर डेजलिंग लाइट एंड डिक्लाइन इन विजुअल फील्ड। फिर हमारे पास आ जाता है सेंसरी फैक्टर्स। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट डिक्लाइंस विद द एज, जैसे सेंस ऑफ पोजिशनिंग है, ये हमारी एजिंग के साथ साथ कम हो जाती है। लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंसेशन एंड जॉइंट पोजिशन, ये जॉइंट पोजीशन का जो सेंस है वो भी लॉस हो रहा है, वाइब्रेटरी सेंसेशन भी लॉस्ट हो रही है, स्पेशली इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और डिमिनिश्ड प्रोप्रियोसेप्शन लीड्स टू इंक्रीज इन पोस्टरल सर्वे एंड इम्पेयर्ड बैलेंस। प्रोप्रियोसेप्शन इम्पेयरमेंट की वजह से ही पोस्टरल सर्वे आएंगे पेशेंट्स को, और पोस्टरल सर्वे लीड करती हैं इम्पेयर्ड बैलेंस को, जिसकी वजह से फॉलो होगा। सेंसरी फैक्टर्स इनर रिलेटेड, वेस्टिबुलर सिस्टम रिलेटेड, हेल्प्स मेंटेन आई स्टेबिलिटी एंड हेड ओरिएंटेशन। और वेस्टिबुलर एक्युलर रिफ्लेक्स हेल्प्स कीप आइज ऑन द विजुअल फील्ड, मे डिक्लाइन विद एज। एक्युलर रिफ्लेक्स जो नॉर्मल प्रेजेंट होता है, ठीक से वर्क कर होता है, विद एज क्या होता है उसमें भी डिक्लाइन आ जाता है। राइटिंग रिफ्लेक्स, जैसे हम अगर टिल्ट कर जाएँ बॉडी भी और हेड भी, तो फ़ौरन से क्या होगा, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम में मैसेज जाएगा और वो हमारे जो नेक के मसल्स है उनको अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, जिसकी वजह से हेड जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स। ये भी एज के साथ साथ कम हो जाता है। बच्चों में भी ये राइटिंग रिफ्लेक्स हो सकता है। उनमें होता है कि जब हम बच्चे को किसी भी राइट या लेफ्ट साइड पे टिल्ट करते हैं तो बच्चा फ़ौरन से अपना हेड जो है वो स्ट्रेट कर लेता है। इफेक्ट ऑफ एज ऑन द बैलेंस, इंक्रीज्ड पोस्टरल सर्वे, इनफ रिजर्व इन सेंसरी फंक्शन टू मेंटेन पोस्टरल कंट्रोल, deprivation in more than one system decreases balance and increases fall risk. When balance is challenged, maintaining stability is more difficult. MS के changes, decline in muscle strength, greatest in lower extremity, deterioration of the cartilage in hips and knees, postural changes जैसे kyphosis, stoop posture can adversely affect the gait. Causes of fall, extrinsic factors. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स फिजिकल इन्वायरमेंट है, कोई असिस्टिव डिवाइस है या फिर फुटवेयर है। फिजिकल इन्वायरमेंट को देखेंगे 1/3 से लेकर 1 मतलब हाफ ऑफ द फॉल्स ड्यू टू इन्वायरमेंट, मिसमैच बिटवीन इन्वायरमेंट एंड टास्क,
in and out of bed, getting up or sitting down, low toilet seats, tripping or slipping, stairs and bending down। ये सारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि फॉल को लीड करती हैं। असिस्टिव डिवाइसेज हैं, फिर केन्स। केन्स आ जाती हैं अगर तो केन्स रॉन्ग हाइट की हों या फिर उनके जो टिप्स हैं वो वॉर्न आउट हुए हुए हों या फिर इम्प्रॉपर यूज़। वर्कर्स वो भी अगर रॉन्ग हाइट की हों और इल रिपेयर्ड हों, या टाइप ऑफ वर्कर जो है वो हो सकता है जैसे कोलेट्रल वर्कर्स होती हैं, या फिर दूसरी जिनको हम लिफ्ट करके फिर आगे रखते हैं वर्कर्स उसके थ्रू। तो ये भी हो सकता है कि किसी का बैलेंस डिस्टर्ब था, हमने उसको दूसरी वर्कर जो है वो दे दी है रोलेटर फ्रेम की बजाय। इल फिट विद द इन्वायरमेंट स्पेस हो सकता है, व्हील चेयर डिज़ाइन जो है वो इम्प्रॉपर हो सकता है, इल रिपेयर हो सकता है, या फिर ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ हो सकता है उसको ठीक से टेक्निक्स ना आती हों ट्रांसफ़र की, ड्यूरिंग बेड टू चेयर या चेयर टू बेड वो फॉल कर जाए। फुटवियर है, फुटवियर में हाई हील्स आ गई हमारे पास, इम्प्रॉपरली फिटिंग शूज़ जैसे कि लूज शूज़ हो गए, फुट प्रॉब्लम्स या फिर एडिमा है, स्लिपरी सोल्स हो सकती हैं एक रीज़न, और ऑर्थोपेडिक शूज़ हैवी होने की वजह से वो भी फॉल को लीड करते हैं। एम्स ऑफ फॉल्स असेसमेंट, अब हमने फॉल की असेसमेंट करनी है तो एम्स क्या होंगे हमारे, प्रिवेंट फर्दर फॉल्स, और सेकंड जो एम है प्रिवेंट सीरियस इंजरी स्पेशली फ्रैक्चर। एवेलुएशन कैसे करेंगे, फॉल्स इन द एल्डरली आर जनरली मल्टीफैक्टोरियल, रिस्क ऑफ फॉलिंग इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, जितनी ज़्यादा कंडीशन होंगी जैसे हमने देखा था डायबिटिक और ओ ए, उनमें फिर रिस्क ज़्यादा था। तो इसी तरह जितने ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे, उतना ही फॉल का रिस्क ज़्यादा होगा। आइडेंटिफाई ऑल पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग प्रॉब्लम्स बाय सिस्टमैटिक क्लिनिकल एवेलुएशन, एवेलुएशन फॉर्म्स द बेसिस फॉर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। गोल्स क्या होते हैं हमारी एवेलुएशन के, रिवर्सिबल कंडीशंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि जो कंडीशंस रिवर्स हो सकते हैं उनको रिवर्स किया जाए और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ठीक किया जाए। मॉडिफाइबल इम्पेयरमेंट्स, जो जो इम्पेयरमेंट हो चुकी हैं अगर उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं तो उनकी करेक्शन। फिक्स्ड डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग द कंपनसेशन। एलिमेंट्स इन द असेसमेंट ऑफ द इंस्टेबिलिटी इन द ओल्डर फॉल हिस्ट्री में सबसे पहले तो ऑनसेट देखेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे, एक्टिविटीज़ एट द टाइम ऑफ फॉल, प्रेजेंस ऑफ वर्टाइगो, वही वेस्टिबुलर रिलेटेड जो प्रॉब्लम हमें मिल रही होती है, करंट मेडिकेशंस, कोई मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट जिसकी वजह से उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा हो, या फिर डायरेक्शन ऑफ फॉल। एवोल्यूशन में हम पेशेंट को कमांड देते हैं गेट अप एंड गो टेस्ट। अब गेट अप एंड गो टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। गेट अप गो में हम सबसे पहले तो टास्क उसे देंगे सिट इन द चेयर एट अ कंफर्टेबल हाइट। तो इस दौरान हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, उसका सीटिंग बैलेंस मतलब स्टैटिक बैलेंस ठीक है या नहीं, सिटिंग स्टैटिक बैलेंस। सेकेंड टास्क है स्टैंड विदाउट यूजिंग द आर्म्स ऑफ चेयर टू हेल्प इफ पॉसिबल। तो ऑब्जर्व क्या करना है, बैलेंस को देखना है, व्हेन स्टैंडिंग प्रॉक्सिमल लेग मसल की स्ट्रेंथ देखनी है, जज करनी है। थर्ड टास्क है क्लोज आइज एट रेस्ट। तो उस दौरान हम देखेंगे उसकी बॉडी में कोई स्वे तो नहीं आया। फिर जब वो स्टैंडिंग में आएगा तो उससे वॉक कराएंगे। वॉक में क्या है, हमने स्टेप की हाइट देखनी है, लेंथ देखना है, स्वे और अनस्टेडीनेस को ऑब्जर्व करना है। टर्न अराउंड में हमने उसकी स्टेबिलिटी देखनी है और नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करना है कि कितने स्टेप्स में उसने टर्न अराउंड लिया है। अगर तो मोर देन 4 स्टेप्स उसने लिए हैं टर्न अराउंड के लिए, इसका मतलब है उसमें फॉल के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, वॉक बैक टू द चेयर एंड सिट डाउन, इसमें हम फिर बैलेंस देखेंगे व्हेन सिटिंग डाउन। अच्छा, असेसमेंट और एवेल्युएशन होगी हमारी, इसके बाद हम देखेंगे इंटरवेंशंस। गोल्स आर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉलिंग और प्रिजर्व मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये हमारे 2 गोल होते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल रखें, इंडिपेंडेंट रखें और इसका फॉल जो है फर्दर फ्यूचर लाइफ में उसका कम से कम किया जाए। मल्टी कंपोनेंट इंटरवेंशन शुड बी बेस्ड ऑन द एवेल्युएशन, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज शुड एड्रेस इंट्रिंसिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फॉल्स इन ओल्डर एडल्ट्स इंटरवेंशन, इसमें हमारे पास वही मेडिकल इंटरवेंशन हैं, रिहेबिलिटेटिव इंटरवेंशन हैं, इन्वायरमेंटल या फिर बिहेवियरल इंटरवेंशन। एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल इंटरवेंशंस, इसमें हमारे पास मैनेज एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम दैट मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल, असेस एंड ट्रीट द पोस्टरल हाइपोटेंशन, एडजस्ट मेडिकेशंस इफ इंडिकेटेड। सेकंड है मेडिकल इंटरवेंशंस के एग्जांपल में हमारे पास रिड्यूस अल्कोहल इंटेक इफ इंडिकेटेड, ऑप्टिमाइज मैनेजमेंट ऑफ द क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस दैट इंक्रीजेस फॉल रिस्क, ophthalmological assessment for the visual problems, evaluate for the treatable cause of neuropathy if present, assess and treat osteoporosis in those at risk। थैंक यू सो मच, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।